अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। सारी चीज 17 महीने पहले बोली गई। तो ओआरओपी का वादा आखिर क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है और आखिर क्यों एक बार फिर से पूर्व सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है? और सवाल यह भी कि जब 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी की रैली में ओआरओपी का वादा मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था पूर्व सैनिकों से, तो क्या उस वक्त इसकी पेचीदगियों के बारे में कोई अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया था? लेकिन अब इसका रास्ता क्या है और अगर अड़चनें पूर्व सैनिकों की तरफ से नहीं है तो अड़चन है क्या? जयशंकर जी, क्या चीज नजर आती है? नहीं, स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है सरकार में इस मामले को लेकर के कि कब लागू करना है, कैसे लागू करना है। नहीं, लेकिन मना भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं ना हम सिद्धांतता सहमत हैं। सिद्धांतता की बात तो आपने नहीं कही थी। जी हाँ, आपने जब चुनावी नारा बनाया था इसको, वन रैंक वन पेंशन, जो सबसे बड़े नारों में से आपका एक था ये, तो आपने ये थोड़ा कहा था कि हम इस बात से सिद्धांत रूप से सहमत है। आपने कहा था कि सरकार बनते ही हम लागू करेंगे। लेकिन चूंकि जिस तरह से काले धन की वापसी के मामले में आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिया कि वो तो चुनावी जुमला था, और अभी पांडे जी बता रहे थे आपसे कि एक हमारे जो पूर्व रक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि तो सब बातें चुनाव में कही जाती हैं। तो मतलब इस तरह से आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और आप ऐसे लोगों को कह रहे हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश की हिफाजत में लगे रहते हैं। जब भी कोई आपदा आती है, मैं बार बार वही कह रहा था मैं कि उन पर रहता है सब कुछ भार रहता है। उनके मन में अगर दर्द पैदा होगा, उनके मन में अगर एक घाव पैदा होगा कि नहीं साहब हमको भी छला जा रहा है, हमसे भी झूठ बोला जा रहा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आने वाले दिनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मामला हो जाता है। सौरभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप जटिलताओं की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम अपने सैनिकों से चाहते हैं वो जटिल सिचुएशन में हैंडल करें, तो क्यों आज हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्यों रुके हुए हैं? जटिलताएं जो आप बात कर रहे हैं वो सारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, कोश्यारी कमेटी हुई, उन्होंने 2011 में इसको रिकमेंड किया। और हमारे यहाँ देश में इतना बड़ा सिस्टमैटिक सिस्टम है हमारा, जो क्योंकि डेमोक्रेसी है, जो भी सारी जटिलताएं हैं उसका सॉल्यूशन उस कमेटी ने प्रेजेंट किया और तभी पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया। तो इसलिए ये जटिलताएं जो हम बात कर रहे हैं बार बार, ये वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने, उसमें 10 लोग मेंबर थे, वो बीजेपी के मेंबर जो थे भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं के अंदर वो फॉर्म की गई, अध्यक्षता के अंदर की गई, रामविलास पासवान और बहुत बहुत अच्छे मिनिस्टर उसके अंदर थे। तो सारी जटिलताएं उसकी सॉल्व की गई, लेकिन ये फिर भी अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। उसका क्या कारण है? ये कारण ये है कि हम सोच रहे हैं हमारा फिस्कल डेफिसिट, सारी जो अर्थव्यवस्था, इसका एकदम से इंपैक्ट पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट पे। और जो ये सरकार कह रही है हमने 4%, 3.5% पे उसको ले आए हैं, वो फिर से बढ़ के और 5, 5.5, 6%। लेकिन वो इकोनॉमिक्स का एक और फंडामेंटल नहीं समझ रही। क्या मोटे मोटे में ये समझा जाए कि जो कागजों पर जो आंकड़े हैं वो अगर ऊपर नीचे ना हो, इसी को लेकर के पूर्व सैनिकों को कहीं ना कहीं से मायूस किया जा रहा है? बिल्कुल मायूस करा जा रहा है, और इसीलिए वो इतना 33 साल हो गए हैं आज उनको लड़ते हुए। वो ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे सैनिक शांत हैं। सोचिए पाकिस्तान में क्या हुआ। क्या हम ऐसा सिचुएशन चाहते हैं इंडिया में कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस मिल जाएं और हमारी डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करने लगे? इनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, पार्लियामेंट ने मान लिया, दोनों मेजर पार्टीज कांग्रेस ने और बीजेपी ने मान लिया, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो फिर आज उन्हीं के कोष में से हम इक्विपमेंट का थोड़ा सा खर्चा कम करके इसमें क्यों नहीं थोड़ा सा जो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स हम कलेक्ट करते के लिए कहा गया है उसका पोर्शन इसमें क्यों नहीं दिया जाए, कॉर्पोरेट्स को क्यों नहीं? और ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, लेटरल प्लेसमेंट का मुद्दा है कि जो हमारे सैनिक पास करते निकलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन पे होते हैं, उनकी लेटरल प्लेसमेंट के लिए क्या किया जा रहा है? ये दूसरे देशों में उनको और पुलिस डिपार्टमेंट्स में लाने की बात की जाती है। उसके बारे में एक अच्छी, एक इज्जत वाली जिंदगी जीने के लिए आज सरकार को कुछ ठोस कदम लेने होंगे। और 15 महीने बहुत होते हैं, और मेरे हिसाब से जैसे स्वच्छ भारत की हम बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत से अगर ये जो सैनिक निकल गए हैं उनको इन कमिटी में क्यों नहीं लाया जा रहा? आपके माध्यम से मैं एक छोटे से इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में काम करता हूं। अभी मैं मिला इनसे, मैंने कहा आपके किसी भी सैनिक के पास कोई भी आइडिया है और हम किसी भी तरह से फाइनेंस के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं तो आप कहिए, मुझसे आके मिलें और आए, हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में। इस सोच के साथ सबको
अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मिलना चाहिए। जी हाँ। और इनसे आइडिया लेने टीम चाहिए। इंडिया की बात कर रहे थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और टीम इंडिया तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से पहल कितनी होती है यही बात आकर के ठहर जाती है, यही बात आकर के रुक जाती है। लेकिन अगर पूर्व सैनिकों की बात करें तो इस वक्त मौजूदा स्थिति में वो क्या सोच रहे हैं? कामेश्वर जी, आज एक बार फिर से आपको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है और जंतर मंतर पर आप लोग एक बार फिर से अपने धरने को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे क्या? आगे हम लोगों ने आज अपना काला दिवस मनाया है। आज के स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हमने झंडा पहले राष्ट्रीय फहराया और इसके बाद पूरे देश में सैनिकों ने आज को काला दिवस के रूप में घोषित किया है। कल की जो घटना हुई है उसका भर्त्सना किया है और हम कल से जो है लोग बोल रहे हैं, हालांकि वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी धरना और प्रदर्शन पर मत बैठे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर मत बैठे, आमरण अनशन पर मत बैठे। बट वहां 50 का लिस्ट बना हुआ है, सब बोलते हैं कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो कल से हो सकता है, हालांकि अभी तक निर्णय नहीं हुआ कि कौन कौन बैठेगा, लेकिन हम अब ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। दूसरा, 60 जगहों पर इसी तरह का विरोध प्रदर्शन और मार्च हर जगह पर होगा और पूरे देश में जिन लोगों को हम देख रहे हैं कि हमारे में बाधा पड़ रहे हैं, उनके साथ हम संवाद स्थापित करेंगे। हर तरह से कैसे करना है वो स्ट्रेटजी हम इस टीवी चैनल पर नहीं बना सकते, लेकिन कल से हमारा आंदोलन और तीव्र हो जाएगा और चौथे चरण में पहुंच जाएगा। पांचवा चरण मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी नहीं आने देंगे। मैं इस टीवी माध्यम से यह कहता हूं कि रक्षा मंत्री जी ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। अब प्रधानमंत्री अपनी दृढ़ इच्छा का प्रमाण देते हुए अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए वो जो है आदेश दे कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो और ब्यूरोक्रेट्स जो हर्डल बने हुए हैं वो हर्डल न बने और वो ये बताएं कि 1 रैंक 1 पेंशन किस दिन घोषित कर रहे हैं। चलिए कामेश्वर जी, आपने तो अपनी मोटी मोटी बात बहुत कह ली और एक तरह से मोटे मोटे तौर पर समझना होगा हमें कि पूर्व सैनिक अब संगठित होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन एनएस वर्मा जी, आप अगर कुछ इसमें जोड़ना चाहें बहुत संक्षेप में, वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है। नहीं, अभी हम लोगों का आगे एजिटेशन तो जारी रहेगा। हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी अपने सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो इनसे संबंधित मिनिस्टर्स हैं उनको आदेश दे, इंस्ट्रक्शंस दे कि इसकी जितनी भी जटिलताएं हैं अगर हैं तो उनको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी किया जाए। सौरभ जी, बहुत संक्षेप में रास्ता यही है कि सकारात्मक सोच रखें और ये जो सोच है कि सोल्जर विल बिकम वेटरन एंड वेटरन विल बिकम अ बेगर, इसको खत्म करना होगा और जय जवान जय किसान का नारा हमें फिर से निभाना होगा। और सकारात्मक सोच रखें और मिलजुल के एक कमेटी बनाएं जिसमें सब लोग बैठ के डिसाइड करें और एक डेडलाइन कि इस तारीख को ये मिल जाएगी। और ऐसा ना हो कि जो ये वार विडोज, ये यूनाइटेड फ्रंट कह रही है, वार विडोज अपने खून से चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को भेजेंगी। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। उनके पति शहीद हो चुके हैं, अब उनकी भी खून क्या चूसना चाहते हैं हम? ये नौबत नहीं आनी चाहिए इस देश में। बड़ी बात है। जी हाँ जयशंकर जी। नहीं, यकीनन अब सरकार को तय करना ही पड़ेगा कि जो आपने वादा किया है और वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। उसके अलावा जो अभी जो पांडे जी जो बात कर रहे थे उस पर गौर करने वाली बात है। देखिए, साउथ ब्लॉक का झगड़ा है ये, जो सेना में आर्म फोर्सेज हैं वो और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके आपस के झगड़े की बात है। लेकिन इसके झगड़े के लिए वो पूर्व सैनिक जो घर पे बैठा हुआ है वो क्यों सफर करे? आप सीधे सीधे बात करिए, दोनों पक्षों से बात करिए कि क्या आपको क्या प्रॉब्लम है। अब हमको तो मालूम है जब जॉर्ज फर्नांडिस थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, कारगिल गए, इसीलिए गए वो सियाचिन ग्लेशियर तक गए, क्योंकि कहते थे कि यहाँ बैठे हुए साउथ ब्लॉक के अफसर, इनको पता ही नहीं कि वहाँ किस हालात में हमारे सैनिक रहते हैं। सैनिकों के लिए जो सामान मांगा जाता है वो देने में इतनी कोताही होती है। तो एक बार इनको एहसास तो हो। हम तो कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जो साउथ ब्लॉक में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं, उनको थोड़ा भेज दीजिए। कभी कारगिल भेज दिए, कभी सियाचिन ग्लेशियर में भेज दीजिए। चलिए कि 1 रैंक पेंशन होगी कि नहीं होगी। 3 घंटे के अंदर ये फैसला दे देंगे कि 1 रैंक 1 पेंशन का पेचीदगी खत्म हो गया। ये याद रखिए कि अगर पूर्व सैनिक अगर सड़क पे आ गया है
तो खाली हाथ नहीं ये जाएगा। और ये बार बार तर्क दिया जाता है, वन रैंक वन पेंशन की बात जब की जाती है तो यही कहा जाता है कि सिर्फ सेना ही क्यों, तो जवाब यही आता है कि सेना की जो नौकरी है, जो उनकी ड्यूटी है, वो बाकी सभी नौकरियों से बहुत ज्यादा कठोर है। और हमने जो बहस की, जो बातचीत की, उसमें भी साफ तौर पर यह निकला कि इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं सरकार के अंदर कमी नजर आ रही है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के पिछले 40 सालों से पूर्व सैनिक एकत्रित हो रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और पहली बार इस तरीके से चुनावी मुद्दे में शामिल किया गया किसी पार्टी की तरफ से और अभूतपूर्व बहुमत के साथ वो पार्टी सत्ता में भी आई। लेकिन इसके बावजूद भी 15 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक भी इस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सका है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, यही तलाशने की कोशिश हमने की है और यही नजर आ रहा है कि अड़चने आर्थिक लेवल पर भी नहीं है और कुछ दूसरी पूर्व सैनिकों की तरफ से भी नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति में भी कमी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उस वक्त 30 लाख पूर्व सैनिक काला दिवस मना रहे हैं। यह सोचने का विषय है, यह समझने का विषय है और यह समझने का विषय है कि देश पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखने वाले पूर्व सैनिकों की हक की बात क्या है। इसी के साथ आज की बहस में बस इतना ही, लेकिन टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जवान अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। सारी चीज 17 महीने पहले बोली गई।